नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 15 फरवरी और 15 फरवरी को जो है आपका एसएससी जीडी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एनालिसिस के दौरान छूट गए थे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हैं तो नोटिफिकेशन जो बेल है उसको जो है ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जाइए और उसको जो है एक बार आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ग्रुप में ज्वाइन होकर पीडीएफ को। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि बेगम अख्तर को जो है किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका गज़लों की रानी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेगम अख्तर को गायिका को मलिका गज़ल या गज़ल की रानी कहा जाता है। अख्तरी बाई फैजाबादी को बेगम अख्तर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक भारतीय गायिका और अभिनेत्री थी। इसके अलावा मलिका गज़ल को डब किया गया था। उन्हें गज़ल, दादरा और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ठुमरी शैलियों की सबसे महान गायकों में से जो है एक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2023 को जो है किस रूप में घोषित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इसका राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे हम लोग यूएनजीए के नाम से भी जानते हैं, ने वर्ष 2023 में जो है मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। वह घोषित करने का प्रस्ताव जो है भारत के द्वारा प्रायोजित किया गया था। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से 70 से अधिक देशों के समर्थन से अपनाया गया था और बाजरा को अब खाद्य टुकड़ियों और प्रभावी नीति परिवर्तन के एक प्रमुख घटक के रूप में जो है बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भारत प्रायोजित प्रस्ताव ने वर्ष 2023 को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में जो है घोषित किया है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपका एग्जाम में 1-2 दिन का समय भी बचा हुआ है तो आप लोग के लिए जो है ये सूचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में जो है हम आपको बताने वाले हैं कि हमने जो है जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिस टॉपिक से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को फाइंड करके, ठीक है, लगभग आपके 40 प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो है पीडीएफ बनाया है विथ एमसीक्यू प्रश्नों के साथ, जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए जो है ये आपका रिलेवेंट है। ये आपका दिसंबर 2024 तक का अपडेटेड मटेरियल इसमें दिया गया है और हिंदी और इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है। ठीक है, अगर आप इस पीडीएफ को बाय करते हैं, ठीक है, तो ये तो आम दिनों में है जो 199 रुपये में जो है सेल होता है। लेकिन अभी के लिए जो है इसका प्राइस मात्र 490 यानी कि 490 रुपये रखा गया है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आज रात 12 बजे तक इस पीडीएफ को आप बाय करते हैं या ई बुक को बाय करते हैं, तो जो जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है, जितने भी अब तक एग्ज़ाम हुए हैं 4 से लेकर 13 फरवरी तक का, उसका पीडीएफ भी आपको फ्री दिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ठीक है, जिस लैंग्वेज में भी आप लेना चाहें, कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो इसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा तो 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इन दोनों में से जो है किसी एक पर संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, अभी आप इसका कुछ झलकी देख लीजिए कि किस प्रकार से जो ये ई बुक है आपको तैयार किया गया है। सो फ्रेंड्स, यही आपका ई बुक का जो है आपका डेमो है, जिसमें आपको जो है हर 40 टॉपिक जो है आपको मिलते जाएंगे और उससे संबंधित जो है आपके एमसीक्यू प्रश्न भी रहेंगे। इस प्रकार से कुछ रहेंगे। ठीक है, जैसा कि टॉपिक 2 आपका ये हो गया, इसके अलावा इससे रिलेटेड आपके एमसीक्यू प्रश्न हो गए। फिर आगे बढ़ेंगे तो टॉपिक 3 ये हो गया, इससे रिलेटेड आपके ये प्रश्न बनेंगे। ठीक है, जितने भी स्टैटिक जीके से संबंधित टॉपिक है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आपका रिपीटेड होता है, ठीक है, वही सभी टॉपिक को है जो कि आपका फाइंड करके जो है इसमें शामिल किया गया है। इसी प्रकार से टोटल आपको जो है 40 टॉपिक्स जो है मिलते हैं और उससे संबंधित आपके एमसीक्यू मिलते हैं। ठीक है, लेना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर अभी आपको दिया ही गया था, नहीं तो 9973741666 पर भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन है वो पूछा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के परिवार को व्यक्तिगत आवास के निर्माण या विस्तार के लिए कितने रुपए की जो है सहायता दी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1.5 लाख रुपए की। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को व्यक्तिगत आवास के निर्माण या विस्तार के लिए जो है 1.5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। यह सहायता केंद्र सरकार की ओर से जो है आपका प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 1961 में जो है कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है आपका 1961 में ही हुआ था, इसलिए ये प्रश्न आपके एग्जाम का पार्ट बना। इसके अलावा साल 1961 में जो है 20 लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित दिया गया था। इसके अलावा विभिन्न खेलों के प्रथम पुरुष अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता की जब हम लोग बात करते हैं, जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो तीरंदाजी से जो है आपके कृष्णादास को सन 1981 में, एथलेटिक्स से जो है गुरु बचन सिंह रंधावा को 1961 में, बैडमिंटन से जो है नंदू नाटेकर को 1961 में,
बास्केटबॉल से सरबजीत सिंह को 1961 में, बिलियर्ड्स या स्नूकर से जो है विल्सन जोन्स को 1963 में, मुक्केबाजी से एल बडी डिसूजा को 1961 में, कैरम से जो है ए मारिया इरुडायम को 1996 में, शतरंज से आपका मैनुअल हारून को, क्रिकेट से सलीम दुरानी को 1961 में ही, साइकिलिंग से अमर सिंह को 1975 में, घुड़सवारी से बात करते हैं तो दफादर खान एम खान को 1973 में, फुटबॉल से पीके बनर्जी को 1961 में, गोल्फ से पीजी सेट्टी को 1961 में, जिम्नास्टिक से आपके श्यामलाल को 1961 में, हॉकी से जो है प्रतिपल सिंह को 1961 में, जूडो से संदीप बायाला को 1992 में, कबड्डी से सुबेया राजरथिनम को 1994 में, लॉन बॉल से जो है नयन मोनी सैका को 2022 में ही दिया गया, पोलो से प्रेम सिंह को 1961 में, रोलर स्केटिंग से जो है अनूप कुमार यम को 2015 में, रोइंग से जो है मेजर प्रवीण ओबराय को 1981 में, शूटिंग से करनी सिंह को 1961 में, स्क्वैश से जो है सौरभ घोषाल को 2006 में, तैराकी से बजरंगी प्रसाद, टेबल टेनिस से जेसी बोरा, टेनिस से रामनाथन कृष्णन और वॉलीबॉल से एक पलानी स्वामी को सबको 1961 में दिया गया था। भरोत्तोलन से एक घोष को भी 1961 में, कुश्ती से हवलदार उदय चंद को 1961 में, नौकायन से जो है लेफ्टिनेंट कमांडर एस ए के कॉन्ट्रैक्टर को 1970 में, और शीतकालीन खेल लियूस से जो है शिव केशवन को 2020 में दिया गया। ठीक है, तो इन सभी को याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि तारककाय और केंद्रक में क्या अंतर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा तारककाय कोशिका का एक अंग है, जबकि केंद्रक कोशिका का एक अंग है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा तारककाय और केंद्रक में अंतर की बात करते हैं तो तारककाय कोशिका ध्रुव में होता है और यह आमतौर पर नाभिक के पास होता है, वही केंद्रक जो है कोशिका का एक अंग होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु में सूर्य भगवान की उपासना में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका तमिलनाडु होगा। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो पोंगल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, पीडीएफ में भी सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, पोंगल जो है दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में मनाया जाने वाला फसल त्यौहार है। यह त्यौहार सूर्य देव के समर्पित है। भरपूर फसल के धन्यवाद के रूप में मनाया जाता है। पोंगल 4 दिवसीय त्यौहार है। थाई महीने में जनवरी फरवरी में मनाया जाता है। यह त्यौहार में पोंगल नामक मीठे चावल का जो व्यंजन है वो आपका तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किसने कहा कि कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, तो इसका राइट आंसर रुडोल्फ विर्चो आपका हो जाएगा। बाकी कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को उनके राज्यों से मिलान करना था, जैसा कि एक था आपका होयसला मंदिर जो कि बेलिस्मा यूनेस्को का स्थल है, जो कि आपका कहाँ पर है तो कर्नाटक में है। शांति निकेतन आपका एक तलिस्मा है, ये कहाँ पर है तो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। इसके अलावा मोइदमस कहाँ है तो ये आपका असम के चिराईदेव जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और अभी हाल ही में 26 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में मोइदमस को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का उत्तक है। तो रीढ़ की हड्डी की जब हम लोग बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका तंत्रिका उत्तक है। ठीक है, तंत्रिका उत्तक रीढ़ की हड्डी से ही बनी होती है। तंत्रिका उत्तक कैसे कहते किसको हैं, तो एक प्रकार का उत्तक है जो शरीर की कई गतिविधियों को नियंत्रित और समन्वयित करता है, जैसे मांसपेशियों में संकुचन, स्मृति, भावनाएं और तर्क। तंत्रिका उत्तक न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है जो विद्युत आवेगों को उत्पन्न संचालित करते हैं। इसमें गिलियाल कोशिकाएं भी होती है जो न्यूरॉन्स को एक साथ बांधकर उन्हें इंसुलेट करके उनका समर्थन करती है। रीढ़ की हड्डियां तंत्रिका उत्तक का एक स्तंभ है जो खोपड़ी के आधार से पीठ के केंद्र तक चलता है। पीछे की ओर आप लोग भी जानते होंगे। यह मस्तिष्क के साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी CNS का हिस्सा होता है। रीढ़ की हड्डी जो है मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्से के बीच संदेश लेती है, जिसमें शामिल है मोटर सिग्नल यानी कि मांसपेशियों को हिलाने का आदेश। फिर आपका संवेदी इनपुट यानी कि शरीर से संवेदी इनपुट प्राप्त करता है, आंशिक रूप से इसे संसाधित करता है और इसे मस्तिष्क तक पहुंचाता है। फिर आपका रिफ्लेक्स यानी कि कई रिफ्लेक्स के लिए अलग अलग तंत्रिकाएं सर्किट प्रदान करता है, जैसा कि घुटने का झटका और वापसी रिफ्लेक्स। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी झिल्ली की 3 परत द्वारा सुरक्षित होती है और कशेरुकी पेट की हड्डियों से घिरी होती है। ठीक है, अगला है NFHS 5 के आंकड़ों पर आधारित नीति आयोग के एक पेपर के अनुसार
2022-23 में बिहार की कितने प्रतिशत आबादी जो है बहुआयामी गरीबी में थी? तो इसका राइट आंसर 26.59% होगा। अगला है कलोर क्षार प्रक्रिया में से किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो कलोर क्षार प्रक्रिया से आपका क्लोरीन और कास्टिक सोडा या कहे तो पोटास का निर्माण होता है। ठीक है, कलोर क्षार प्रक्रिया से क्लोरीन, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल बनता है। इनमें से क्लोरीन सबसे अहम उत्पाद है। कलोर क्षार प्रक्रिया में नमक, पानी, बिजली का इस्तेमाल करके क्लोरीन और कास्टिक सोडा बनाया जाता है। इस विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया से हाइड्रोजन भी बनता है। कलोर क्षार प्रक्रिया से बनने वाले उत्पादों की जानकारी: क्लोरीन गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस है। कलोर क्षार रसायन कई उत्पादों का आधार होता है। क्लोरीन उद्योग द्वारा उत्पादित रसायनों में से यह एक प्रमुख रसायन है। इसका कई औद्योगिक इस्तेमाल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जी की इकाई क्या है? तो जी का इकाई होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर स्क्वायर, इसका आपका इकाई होगा। अगला है वोल्टेज निकालने के लिए किए गए कार्य, धारा और समय के बीच का संबंध किस प्रकार है? ठीक है, तो संबंध आपका इस प्रकार है, वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन बाय करंट इनटू टाइम। ठीक है, तो इससे हम लोग वोल्टेज निकाल सकते हैं। अगला है 50 और 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? तो इसका राइट आंसर आपका 73,732 होगा। 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन सा है? तो 53 हो गया, 59, 61, 67, 71, 73, 89, 83, 79, 83, 89, 97 है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है, अगर कोई गाड़ी जो है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से मंद हो रही है और 10 सेकेंड में रुक जाती है तो उसका विस्थापन कितना होगा? तो गति का समीकरण दिया गया है, v = u + at। ठीक है, तो इसको अभी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि स्वच्छ दिवाली शुभ अवसर अभियान आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA की ओर से शुरू किया गया अभियान है, इसका उद्देश्य क्या है? तो स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली आवास शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसका मकसद दिवाली को पर्यावरण के अनुकूल और स्वच्छ तरीके से मनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि जनन प्रक्रिया में पेनिस यानी लिंग का क्या काम है? ठीक है, तो संभोग के दौरान उत्तेजित होना, संभोग और प्रजनन के दौरान शुक्राणुओं को बाहर निकालना, शरीर से मूत्र को बाहर निकालना ही काम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया द SI यूनिट ऑफ वर्क इज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जूल हो जाएगा। अगला है टाइलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो टाइलिन का स्राव जो है मानव शरीर की लाल ग्रंथियों से होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है जो अधिक संकुचित यानी ठोस या तरल या गैस है। ठीक है, तो गैस जो है अत्यधिक संपीड़ित होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस के कण दूर दूर होते हैं, उनके बीच बड़ी जगह होती है, इसलिए बड़े दबाव डालकर गैसों को बहुत छोटी मात्रा में संपीड़ित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कॉपर किसे अधिक अभिक्रियाशील होती है, सोडियम या कैल्शियम से? तो इसका राइट आंसर आपका पोटेशियम सिल्वर होगा। अगला है प्रजनन प्रणाली जो पोषण प्रदान करती है। ठीक है, तो उसे हम लोग द टेस्टिस यानी वृषण कहते हैं। अगला है वेसेक्टमी कहते किसको हैं? तो महिलाओं के लिए नसबंदी प्रक्रियाओं को टीवल नसबंदी या महिला नसबंदी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 23 अक्टूबर 2024 को कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग के बीच क्या समझौता किया? तो बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में 2020 में उत्पन्न हुए प्रासंगिक मुद्दों के पूर्व विघटन और समाधान के लिए समझौता का स्वागत किया था। उन्होंने मतभेदों और विवादों को उचित तरीके से संभालने और उन्हें सीमा क्षेत्रों में शांति और सौहार्द को भंग न करने देने के महत्व को रेखांकित किया। अगला है निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 5 शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो हाँ, 5 न्यू क्लासिकल लैंग्वेज की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी सरकार ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली को जो है
शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, पहले से आपका 6 था, अब 5 और बढ़ गया तो टोटल 11 हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है? तो कोशिका झिल्ली जो है लिपिड और प्रोटीन से बना होता है, इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सतह क्षेत्र में वृद्धि का वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा वाष्पीकरण की जो दर होती है वो आपका बढ़ जाता है। अगला है कोशिकांगों के किस समूह में अपना स्वयं का डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है उभयचरों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 3 कक्ष होता है, 2 अटरिया होता है, 1 निलय होता है। मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। अगला जो है कि 2024 में छठे शास्त्र रैपिड फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट की जो मेजबानी है किस आईआईटी के द्वारा किया गया? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया 30 से 31 मार्च के बीच, ठीक है। अगला है श्री राम इन तमिलनागम इन इंसेपरेबल बॉन्ड नामक एक महत्वपूर्ण पुस्तक का विमोचन है किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल थिरु आर.एन. रवि ने श्री राम इन तमिलनागम इन इंसेपरेबल बॉन्ड नामक एक महत्वपूर्ण पुस्तक विमोचन का जो है अध्यक्षता किया। अगला है ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के डैश में जाता है। तो ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है हृदय के बाएं आलिंद में जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन युक्त रक्त को फुफ्फुसीय शिराएं हृदय के बाएं आलिंद में लाती है। बाएं आलिंद से रक्त बाएं नीले में जाता है, बाएं नीले से रक्त महाधमनी में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एरिथ्रोसाइट्स और मांसपेशियों की कोशिकाओं में पाइरुविक एसिड किण्वन का उत्पाद क्या है? तो मानव के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी के दौरान पाइरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सिलिया एक कोशिकीय जीवों में मौजूद होता है, ठीक है, एग्जाम्पल आपको बताना था, तो पैरामीशियम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया ब्यूटेनल में कौन सा समूह मौजूद होता है? तो ब्यूटेनल में मौजूद कार्यात्मक समूह एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड इसका राइट आंसर होगा। कार्यात्मक समूह, ठीक है, तो एल्डिहाइड इसका राइट आंसर होगा। रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो ब्यूटेनल का CH3CH2 होता है। अन्य नाम ब्यूटेनल को ब्यूटेरियल या ब्यूटाइल एल्डिहाइड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। गुण की बात करते हैं तो ब्यूटेनल एक रंगहीन ज्वलनशील तरल है जिसमें एक अप्रिय गंध होती है। यह कार्बनिक सॉल्वेंट्स में घुलनशील है। इसका उपयोग प्लास्टिसाइजर, सिंथेटिक रेजिन और रबर त्वरक बनाने के लिए विलायक के रूप में किया जाता है। अगला है कि धातु का गुण आपसे पूछा गया था, तो धातु के गुण की बात करते हैं तो धातु का गुण होता है जैसे कि धातु आवर्धनीयता होता है, यानी कि धातु को हथौड़ी से पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। फिर धातु जो है उसमें तन्यता का भी गुण होता है, यानी कि धातुओं को बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। उसमें विद्युत चालकता होती है, बिजली की अच्छी संभाग होती है, उसमें चालकता भी होता है, चमक भी होता है, घनत्व भी होता है, गलनांक भी होता है। कमरे के तापमान पर वो ठोस होता है, कठोर और मजबूत होता है, ध्वनियुक्त होता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आवर्धन दिया गया था +2.43 है, तो किस प्रकार का दर्पण है, ठीक है। तो आवर्धन जब भी आपका +2 होगा तो एक बड़े हुए प्रतिबिंब के मामले को दर्शाता है और यह एक उत्तल लेंस होना चाहिए, ठीक है, तो उत्तल लेंस इसका राइट आंसर होगा। उत्तल लेंस द्वारा बनाई गई छवि सीधी और आभासी होता है, इसलिए छवि सीधी, आभासी और वस्तु उससे परी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइसोटोप आइसोमर का परिभाषा पूछा गया था। तो आइसोटोप और आइसोमर ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग विभिन्न गुणों वाले तत्वों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। आइसोटोप सामान्य परमाणु संख्या वाले तत्व लेकिन अलग अलग परमाणु द्रव्यमान वाले को आइसोटोप कहते हैं। आइसोटोप में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। इसके अलावा लेकिन उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन 1 प्रोटियम, हाइड्रोजन 2 ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन 3 ट्रिटियम, सभी हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। और आइसोटोप स्थिर या रेडियोधर्मी हो सकते हैं। स्थिर आइसोटोप बिना स्वतः विघटित हुए मौजूद रह सकते हैं, जबकि रेडियोधर्मी आइसोटोप खुद को बनाए रखने के लिए बहुत अस्थिर होते हैं, ठीक है। आइसोमर्स की बात करते हैं तो समान रासायनिक सूत्र लेकिन अलग अलग
संरचना वाले तत्व को आइसोमर्स कहते हैं। आइसोटोपोमर्स की बात करते हैं तो आइसोटोपिक परमाणु वाले आइसोमर्स जिनके प्रत्येक तत्व के प्रत्येक आइसोटोप की संख्या समान होती है लेकिन अणु में उनकी स्थिति भिन्न होती है। ठीक है, अगला है जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सोलेनाइड डैश की तरह काम करता है। तो जब विद्युत धारा सोलेनाइड से होकर गुजरती है तो यह बार चुंबक की तरह काम करता है। ठीक है, तो बार चुंबक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि धारा का सूत्र जो होता है आई इक्वल डैश बटा समय यानी कि टी होता है। ये कोई प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो धारा यानी कि बात करते हैं विद्युत धारा का। ठीक है, तो विद्युत धारा आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। अब विद्युत धारा यानी कि I इक्वल टू QT होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर QT यानी कि आवेश बटा समय है, जो कि आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा विद्युत आवेश की बात करते हैं तो ये आपका विद्युत धारा I इक्वल टू T होता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अगर किसी व्यक्ति वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया है, उसका विस्थापन आपका 5 मीटर है तो कार क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो कार आपका 50 जूल हो जाएगा। कार निकालने का फॉर्मूला होता है इक्वल टू बल इंटू विस्थापन। तो बल आपका 10 दिया गया था, विस्थापन आपका 5 था, तो आप इसको मल्टीप्लाई करते तो आपका जूल निकल कर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक ले जाने वाली नलिका को क्या कहते हैं। तो शुक्राणुओं के मूत्र मार्ग तक ले जाने वाली नलिका को हम लोग शुक्रवाहिका कहते हैं। शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक ले जाने वाली नलिका को शुक्रवाहिका कहा जाता है। शुक्रवाहिका की बात करते हैं तो ये एक नलिका है जिसमें शुक्राणु संग्रहित होते हैं और यह वृषण कोश से शुक्राणु को बाहर निकालती है। शुक्रवाहिका अधिवृषण और मूत्र मार्ग के बीच होता है और इन्हीं एक साथ जोड़ती है। शुक्रवाहिका परिपक्व शुक्राणु को मूत्र मार्ग में ले जाती है और यह वह नलिका है जो श्वसन की तैयारी में मूत्र या शुक्राणुओं को शरीर से बाहर ले जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर जीव नहीं है। तो यूनिसेलुलर में आपका हाइड्रा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला आपका एक कोशिकीय जीव, दूसरा आपका बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं, जैसा कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इगुलिना हो गया और ईस्ट हो गया। बहुकोशिकीय जीव की बात करते हैं तो कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, हाइड्रा हो गया, जानवर हो गया, पौधे हो गया। ठीक है, तो बहुकोशिकीय जीव कोशिकीय उत्तक जैसे शरीर संगठन के विभिन्न स्तरों और शरीर संगठनों के अंग और अंग प्रणाली स्तर का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज डैश केल्विन। तो इसका राइट आंसर 273.16 केल्विन होगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज द टेम्परेचर एट विच इट चेंजेस स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट 1 एटमॉस्फेयर ऑफ प्रेशर इज वेरी क्लोज टू 273 केल्विन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अभिक्रिया ZnO प्लस C इक्वल टू Zn प्लस CO में किसका अपचयन हो रहा है। तो अपचयन आपका जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO का हो रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा कार्बन ZnO से Zn में अपचेत हो जाता है और यह CO में ऑक्सीकृत हो जाता है। एक ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन में प्राप्त करता है, एक अपचोपय अभिक्रिया के दौरान अन्य अभिकारकों से इलेक्ट्रॉन को निकालता है। ठीक है, तो याद। इसके अलावा अपचायक इलेक्ट्रॉनों को खो देता है और एक रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीकृत हो जाता है। नेक्स्ट आपका है विच वन इज लेस रिएक्टिव। तो मैग्नीशियम इसका राइट आंसर होगा। मैग्नीशियम ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका पूछा गया था, जिसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम दिया गया था। तो मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम K एंड सोडियम Na। नेक्स्ट आपका है फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन सेल फाउंड इन द लीव्स ऑफ प्लांट इन विच प्लांट सेल ऑर्गेनल डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड वर्णक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्लोरोप्लास्ट सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रोक लेता है तथा उसे जल और कार्बन डाइऑक्साइड से निर्मित ग्लूकोज की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है व्हाट हैपेंस व्हेन ए सेल इज कीप्ड इन ए सॉल्यूशन विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो इसका राइट आंसर आपका सेल स्वेल्स हो जाएगा। दिस इज बिकॉज वाटर विल मूव इनटू द सेल बाय ऑस्मोसिस कॉजिंग इट टू स्वेल। अगला है विभवांतर किसी टर्मिनल में किससे मिलता है। तो इसका राइट आंसर आपका बैटरी हो जाएगा। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है और वोल्टमीटर को बैटरी के
टर्मिनलों के समांतर जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगला है निषेचन के बाद अंडाशय किसमें परिवर्तित होता है, तो राइट आंसर फल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अधिकतम कार्य तब किया जाएगा जब लगाए गए बल और उत्पन्न व्यवस्थापन के बीच कोण होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका 0 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तल और अवतल दर्पण की फोकस दूरी को चिन्हित करना है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपका ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी आपका पूछा गया तो ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया किस आईआईटी के प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन ने 5G नेटवर्क के परीक्षण के लिए कॉमनेट लैब लॉन्च किया है, तो राइट आंसर आपका आईआईटी मद्रास होगा। नेक्स्ट आपका है किस प्रोजेक्ट के तहत भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए चलाया जा रहा एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, तो इसका राइट आंसर आपका आकाश तीर प्रोजेक्ट हो जाएगा। आकाश तीर प्रोजेक्ट भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत रखने के लिए करने के लिए चलाया जा रहा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बडिंग यानी कि मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है और पुनः जनन कर सकता है, तो इसका राइट आंसर हाइड्रा होगा। हाइड्रा पुनर्जनन और बडिंग मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। बडिंग मुकुलन में शुरू में मुकुल एक छोटे उभार के रूप में दिखाई देता है। 2-4 दिनों के भीतर वो पूरी तरह से गठित हाइड्रा बन जाता है, तब यह मूल शरीर से अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि बैटरी की क्षमता के लिए व्यंजक क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका एम्पियर घंटा रेटिंग आपका इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट आपका है उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस दूरी की परिभाषा आपसे पूछा गया था, तो उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस दूरी की परिभाषा पूछा गया। तो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस जो है वो आपका कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट आपका है क्लोरीन गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से प्रतिक्रिया करने पर क्या बनता है, तो इसका राइट आंसर ब्लीचिंग पाउडर CaCO Cl2 हो जाएगा। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2 यानी भुजीय चूनों को क्लोरीन Cl2 से प्रतिक्रिया कराया जाता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक आपका वॉशिंग सोडा से ही प्रश्न देखने को मिला था, उसको भी हम लोग एक बार यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। तो वॉशिंग सोडा से जो प्रश्न आपको देखने को मिला वो पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए गए थे, गलत वाला पूछा गया था। तो वॉशिंग सोडा का उपयोग आपका फैक्ट्री में नहीं होता है। ठीक है, ये आपका फैक्ट्री में नहीं होता है, ये ऑप्शन आपका गलत था। ठीक है, तो ये पूछा गया था, तो यहाँ भी डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया कि माँ मदर नामक पुस्तक का विमोचन जो है किसने किया था, तो राइट आंसर आपका केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल होगा। विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर CB आनंद बोस की उपस्थिति में माँ मदर नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक केरल के राज्यपाल के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोदावत द्वारा लिखा गया। इस पुस्तक में हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई कविताओं के माध्यम से मातृत्व का चित्रण किया गया है। इसमें माताओं के प्यार और स्नेह की अनकही कहानियां भी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है, तो इसका राइट आंसर आपका पारामीशियम होगा। अमीबा, पारामीशियम और बैक्टीरिया सभी एक कोशिकीय जीव हैं, इसको याद रखना है। और एक कोशिकीय जीव हैं तो पैरामीशियम है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड करंट का पूछा गया था, तो द रिलेशनशिप बिटवीन चार्ज एंड करंट एंड टाइम इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन Q = IT होगा। Q जहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, I = इलेक्ट्रिक करंट एंड T आपका टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर इन द लेबोरेटरी, तो इसका राइट आंसर पोटेंशियोमीटर होगा। शून्य विधि विभवांतर माप में सबसे अधिक सटीक परिणाम देती है, इसलिए पोटेंशियोमीटर का उपयोग कंडक्टर के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ पैरेलल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से पूछा गया था, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए वाला जो दिया गया था, ऑल डिवाइस आर कनेक्टेड पैरेलल, तो ये आपका सही था। इसके अलावा पूछा गया Na2CO3 × H2O क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका धावन सोडा होगा। Na2CO3 10H2O को हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट D का हाइड्रेट को धावन सोडा के नाम से भी है जो कि जाना जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इन विच मिरर फोकल लेंथ इज नेगेटिव, तो द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज नेगेटिव, पहले भी डिस्कस किया हमने इसको। अगला है मोलर मास आया था अमोनिया का, तो मोलर मास अमोनिया की बात करते हैं तो 17.03052 ग्राम मोल पर मोल आपका इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो कन्वेक्स मिरर इज कर्व आउटवर्ड्स एंड कनकेव मिरर इज कर्व इनवर्ड। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर था। अगला है कि मराठा द्वारा
भारत में पूछा गया था कि 12 जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची 2024-25 किला नामांकित किया गया 12 मराठा किलों को, उसमें से पूछा गया कौन सा किला नहीं है। तो इसका तो हमें अनुमान नहीं कि कौन सा किला नहीं दिया गया था, लेकिन 12 मराठा किला कौन कौन से उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र का सालोर किला, शिवनेरी किला, लोहरगढ़, खंडेली किला, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाल किला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और तमिलनाडु का जिंजी किला भी शामिल है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कौन सा रोग है जो कि यौन संक्रामक रोग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया था HIV, सिफिलिस और गोनोरिया, तीनों ऑप्शन में था, तो ऑल 3 आपका इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो सभी उत्तर आपका 2 और 3 आपका होगा। सिफिलिस और गोनोरिया आपका यौन संक्रामक रोग है और ना कि HIV। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला है कि द सम ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का आपका सम पूछा गया था, तो राइट आंसर 1617 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा जो है और भी प्रश्न पूछे गए होंगे, लेकिन उसका लैंग्वेज क्लियर नहीं है। ठीक है, तो जैसे लैंग्वेज क्लियर होता है उसको हम PDF में आपको दे देंगे, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे जो कि मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसको भी वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था आपका रोहिणी नैयर पुरस्कार से पूछा गया था। तो रोहिणी नैयर पुरस्कार जो है 2024 में अनिल प्रधान को दिया गया है, जो भारत में ग्रामीण विकास में उनके प्रभावशाली योगदान को मान्यता देता है। ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए जाने वाले प्रधान का काम पिछड़े क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव और अवसर लाया है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि जनता पार्टी के द्वारा किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व जो है स्थगित कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना है जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब मोरारजी देसाई ने भारत के पहले जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने 24 मई 1977 को, तो इस समय जो है पंचवर्षीय योजना चल रहा था, जो कि समाप्त कर दिया गया और 1778 से 83 की अवधि के लिए जो है अपनी 6ठी योजना शुरू की और इसे रोलिंग योजना जो है कहा। भारत में पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला। आप लोग को भी मालूम है जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में जो है पहली पंचवर्षीय योजना को शुरुआत किया गया। टोटल जो है 12 पंचवर्षीय योजना चला। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है 1961 से 1966 था। इसके अलावा आपका योजना अवकाश आया 1966 से 1969 तक। फिर आपका चौथी पंचवर्षीय योजना आता है 1969 से 1974 तक। फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से 1978 तक। फिर आपका आता है रोलिंग योजना जो कि 1978 से 1980 तक चलता है। फिर आपका आता है 6ठी पंचवर्षीय योजना जो कि 1980 से 85 तक चलता है। फिर आपका आता है 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से 1990 तक चलता है। फिर आपका आता है वार्षिक योजनाएं जो कि 1990 से 1991 और 1991 से 1992 चलता है 2 साल के लिए। फिर आपका आता है 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आपका 1992 से 1997 तक जो है आपका चलता है। फिर आपका आता है 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आपका 1997 से 2002 तक चलता है। फिर आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। फिर आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2007 से 2012 तक और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से 2017 तक जो है चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि शोभना नारायण का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका कथक हो जाएगा। शोभना नारायण एक भारतीय प्रसिद्ध कथक नृतंगना है। उनको पद्मश्री का भी अवार्ड दिया गया, संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार भी दिया गया। ये जो हैं गुरु जो है इनके गुरु हैं बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, उनका भी संबंध कथक से ही है। कथक के प्रसिद्ध नर्तक की बात करते हैं तो पंडित बिरजू महाराज, लक्ष्मण महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी, उमा शर्मा, शोभा कोसर इत्यादि याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि भारत आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे।
इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो क्लेमेंट एटली जो है इसका आपका राइट आंसर होगा। क्लेमेंट एटली 1945 से 1951 के मध्य ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के समय ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के विषय पर सहमति बनाने हेतु इटली ने लॉर्ड लुईस माउंटबेटन का भारत का वायसराय नियुक्त किया। कैबिनेट मिशन भी इसके प्रधानमंत्रित्व काल में ही भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया पारुल परमार जो हैं उनका संबंध किस खेल से है। तो पारुल परमार की हम लोग जब बात करते हैं तो पारुल परमार इनका पूरा नाम है पारुल दल सुखाभाई परमार, जो कि आपके गुजरात के एक भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा उन्हें पैरा बैडमिंटन महिला एकल SL3 में विश्व में 1 नंबर का स्थान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बांग्लादेश का धर्म है वो आपका कौन सा है। तो बांग्लादेश की जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर आपका इस्लाम धर्म की बहुलता है। ठीक है, बांग्लादेश में लगभग 80% बांग्लादेशी मुसलमान है। अधिकांश बांग्लादेशी मुसलमान जो है आपका सुन्नी है, एक छोटा सिया समुदाय भी है। यहाँ की आबादी में लगभग 12% हिंदू धर्म के लोग भी रहते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि संविधान अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातीय आदेश संशोधन विधेयक 2024 किस राज्य से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हो सकता है। आपके ऑप्शन में सिर्फ उड़ीसा दिया गया हो या आंध्र प्रदेश दिया गया हो, ये आप लोग बताइएगा। लेकिन संविधान SC/ST आदेश संशोधन विधेयक 2024 उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है और इस विधेयक के जरिए इन राज्यों में SC और ST की सूची में बदलाव किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक किस राज्य ने गरीबी कम करने में सबसे ज़्यादा काम किया। तो राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश होगा भाई। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश ने गरीबी कम करने में सबसे ज़्यादा जो है आपका काम किया है। इस अवधि में उत्तर प्रदेश में 5.94 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। वहीं बिहार ने 3.77 करोड़, मध्य प्रदेश ने 2.3 करोड़ लोगों को जो है गरीबी से जो है आपका बाहर निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नीलगिरी पर्वत जो है वो आपका कहाँ स्थित है। शायद आपसे राज्यों का नाम पूछा गया था। अगर सिर्फ नीलगिरी पर्वत का नाम पूछा गया हो और कहाँ अवस्थित है पूछा गया हो तो इसका राइट आंसर आपका तमिलनाडु होगा। नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों के त्रिजंक्शन पर स्थित है। तो हो सकता है तीनों ऑप्शन में दिया गया हो। यह पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट का हिस्सा है और नीलगिरी पर्वत को जो है ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी की हम लोग जब बात करते हैं तो इसका राइट आंसर डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, उसको भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन ये भी देख लीजिए, पारुल परमार में या पारुल चौधरी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो पारुल चौधरी जो है एक आपके एथलेटिक्स हैं जिन्होंने एशियन गेम्स 2023 में जो है महिलाओं की 5000 मीटर में पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया और अन्नू रानी ने अपने सीजन के सर्वश्रेष्ठ प्रयास 62.92 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता। तो अन्नू रानी, पारुल चौधरी, इन दोनों का संबंध जो है आपका एथलेटिक्स से ही है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद कीजिएगा।